आज आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, देख लो ज़रा यहाँ पे, पढ़ो और आज की क्लास देखो। उसके बाद आप ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ जाओगे। ओके, हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? ठीक हो? गुड, चलिए अच्छी बात है। सो स्टार्ट करते हैं फिर पढ़ाई। आज हम 12th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कैपेसिटर्स। ठीक है, क्या होते हैं कैपेसिटर्स पढ़ेंगे हम, क्या यूज़ होता है, कैसे बनता है वो, कैसे उसको चार्जिंग डिस्चार्जिंग करोगे, कैसे उसको सीरीज पैरेलल में जोड़ोगे तो क्या होगा, अगर उनकी कैपेसिटर जो सबसे कॉमन होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, कंडक्टिंग मटेरियल इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, कैसे उसमें चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सारी चीज़ें आप डिटेल्स में इस चैप्टर में पढ़ोगे। सो मेनली कैपेसिटर का यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? वेल, देर आर ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश यूनिट जैसे हमारे डिजिटल कैमराज और ये फोटोग्राफी और मूवी शूटिंग्स में जो कैमरेज यूज़ होते हैं, सो उसमें कैपेसिटर्स होते हैं जो चार्ज सप्लाई करते हैं टू दोज फ्लैश यूनिट्स। पल्स्ड लेजर, देन एयरबैग सेंसर्स, रेडियो एंड टेलीविजन रिसीवर्स हम पढ़ेंगे 7th चैप्टर में। एलसी सर्किट, that is inductor capacitor circuits, how they are useful in TV circuits and etc. Okay, so first let's start with the capacitor. So what is a capacitor? So capacitor is just two conductors separated by an insulator और अ वैक्यूम। मोस्टली वी से कि उसके बीच में वैक्यूम होता है। तो इंसुलेटर हम बीच में इंसर्ट करेंगे। इंसुलेटर में भी हम एक स्पेशल क्लास ऑफ इंसुलेटर दो प्लेट्स के बीच में इमर्स करते हैं और उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, उसको हम चैप्टर की लास्ट के लिए, एंड टॉपिक के लिए उसको हम रहने देंगे, हम वहाँ पर उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सो कैपेसिटर दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है जो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे सेपरेटेड रहता है। उसका सिंबल ये है, इस तरह से दो पैरेलल लाइन आप बना सकते हो। ये फिक्स्ड कैपेसिटेंस होता है, इसका कैपेसिटर आप बढ़ा या घटा नहीं सकते, ये फिक्स्ड है। और अगर वेरिएबल है तो आप ये इस तरह से एरो सिंबल इसके बीच में रख देते हो, इसको बस बीच में से तीर निकाल दो, हो गया ये आपका वेरिएबल कैपेसिटेंस। ठीक है, ओके। अब कैपेसिटर जब आप देखोगे तो यहाँ पे तो मैंने इस तरह से ये जो आपको मैंने सिंबल दिखाया है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है, बट कभी स्फेरिकल शेप में भी दो कंडक्टर दिखा के कैपेसिटर फॉर्म किया गया होगा। तो इवन इस प्लेट को देखो या आप उस स्फीयर को इमेजिन करो तो इनिशियली उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं है तो चार्ज आएगा कहाँ से? चार्ज हमें उसको देना पड़ता है। तो कैसे दोगे चार्ज? चार्ज आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और बाय एनी मीन्स जो आप नया तरीका कोई ढूंढ सकते हो, तो उससे आपने उस कैपेसिटर की एक प्लेट के ऊपर या एक कंडक्टर के ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, सो जब आप उसको चार्ज कर रहे हो, सो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर। एक के ऊपर हो जाता है, दूसरे के ऊपर ऑटोमेटिकली फिर वो चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, तो जो चार्ज दो कैपेसिटर या सॉरी दो कंडक्टर या दो प्लेट्स के ऊपर जो आएंगे, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। और आपको दोनों कंडक्टर को चार्ज करने का टेंशन लेना ही नहीं है, जस्ट चार्ज वन कंडक्टर। दूसरे कंडक्टर पे जो कैपेसिटर का ही हिस्सा है, वो दो कंडक्टर मिलके कैपेसिटर बनेंगे, उसके ऊपर चार्ज ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो जाएंगे। कैसे होंगे? वेल, दैट्स द मिस्ट्री। वही एक सस्पेंस है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो कैपेसिटर के ऊपर नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, सो जो कंडक्टर जो पॉजिटिव चार्ज जिस पे होता है उसको हम मानते हैं कि दैट कंडक्टर इज एट हायर पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक कंडक्टर मैंने दिया हुआ है जिसके ऊपर प्लस चार्ज इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो वी से दैट दिस कंडक्टर इज एट हायर पोटेंशियल। ठीक है, और जो दूसरा है उसके ऊपर चार्ज माइनस क्यू दिए हैं? नहीं दिए, नहीं है, इस पे चार्ज इंड्यूस हुए हैं। ठीक है, इंडक्शन के बारे में ऑलरेडी आप
चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो। सो ये पॉजिटिव चार्ज जो आप इधर इस प्लेट पे देते हो, इट विल इंड्यूस इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर कंडक्टर, क्योंकि इधर से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है वो दूसरे पे इक्वली टर्मिनेट होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से वो दूसरे कंडक्टर के ऊपर चार्ज इंड्यूस कर देता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि दोनों के ऊपर ऑलमोस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इंट्रोड्यूस होते हैं। गॉट इट? सो इसके ऊपर आपने जो चार्ज Q दिए थे, इससे इसका पोटेंशियल V1 है, दूसरे का पोटेंशियल V2 है। फर्स्ट कंडक्टर हायर पोटेंशियल पे रहता है, दूसरा वाला लोअर पोटेंशियल पे। हम इसको पॉजिटिव चार्ज की रेफरेंस में बात करते हैं। समझ में आ गया? इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर फ्लो हो सकता है, हायर से लोअर की तरफ चार्जेस मूव होते हैं। सो दोनों में पोटेंशियल में डिफरेंस है, V1 हायर पोटेंशियल पे है, V2 लोअर पोटेंशियल पे है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1 माइनस V2। ठीक है, गुड। सो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जितना आप चार्ज Q दोगे पहले कंडक्टर के ऊपर। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया तो अगर आपने चार्ज बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो आप कितना चार्ज फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर दे रहे हो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा। हम देखेंगे कि कैसे दो कंडक्टर या दो प्लेट्स के बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है और वो किस फॉर्म में स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है। वो ऑलरेडी आप सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जो पढ़ा था, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट शीट, उसके स्पेशल केसेस में मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 होता है। वो सारी चीज़ें हम फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड is directly proportional to charge, more electric field, and there is something called potential difference as well, because एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, सो दोनों के बीच में इन चार्जेस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से वी हैव टू डू सम वर्क in carrying the charge from one conductor to another against the field। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आप सब देख रहे हो यहाँ पे कि प्लस क्यू से माइनस क्यू की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि प्लस से वो ओरिजिनेट होता है, माइनस पे वो टर्मिनेट होता है। सो इफ आई वांट टू कैरी अ चार्ज from minus q to plus q side, then obviously I will have to do the work. We as an external agent will have to do work because we want to carry the charge in opposite direction of the electric field, in opposite direction of the force which is caused by the electric field। समझ में आ गया? ठीक है, तो हमें जो चार्ज Q कैरी करना है अगेंस्ट दैट पोटेंशियल। ठीक है ना, सो आप ये भी कह सकते हो कि जैसे जैसे चार्ज आप इस कंडक्टर के ऊपर बढ़ाते जाओगे उसका ऑब्वियसली पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। मोर चार्ज मोर पोटेंशियल, राइट? So if you remove this proportionality constant, then we put a constant C, and that constant is our this topic which we are learning, that is capacitance, right? Proportionality constant here is known as the capacitance. So what your equation here becomes is Q is equal to CV. What is it? Q here is equal to CV. That is the equation of your capacitance. So C here is equal to Q by V. What is C? C is equal to Q by V. What is Q? Q is the charge on either of the conductor, either of the plate or either of the conductor। कैपेसिटर में आपके दो कंडक्टर होते हैं, तो किसी भी एक कंडक्टर के ऊपर के चार्ज का मैग्नीट्यूड आप K ले सकते हो, and V is the potential difference because of that charge on that conductor। कैपेसिटर की दो प्लेट्स में से किसी एक के ऊपर चार्ज Q है, दूसरे के ऊपर माइनस Q, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो होगा ही होगा, बट देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो, सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज हियर इन द डिनोमिनेटर। तो C हियर इज इक्वल टू Q बाय V, राइट? C इक्वेशन में आप देखोगे डेफिनेशन में तो Q बाई V है, लेकिन ना वो Q के ऊपर डिपेंड करता है ना वो V के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेल, लेट्स सी देन।
लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी कह सकते हैं। व्हाट डू वी कॉल देम? कंडेंसर। तो ये भी आपको याद रखना है एक और नाम, ठीक है। तो सोचो कि आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, वो उसका सेंटर है, एंड इसके ऊपर आपने चार्ज क्यू दे दिए। अगर आपने कैपिटल चार्ज क्यू दिए हैं सो ऑब्वियसली अब पोटेंशियल भी आपने रेज कर दिया उस कंडक्टर का। पहले कंडक्टर अनचार्ज्ड था तो उसका कोई पोटेंशियल भी नहीं था, पर जैसे जैसे चार्ज आप देते जाओगे, एज यू गिव द चार्ज क्यू, यू आर रेजिंग इट्स पोटेंशियल बाय वी। ओके, अब आप और चार्ज दोगे और पोटेंशियल बढ़ेगा। अल्टीमेटली आप थक गए और आपने कितना चार्ज दिया? आप क्यू चार्ज देके थक गए थे, तो फाइनली यू केप्ट दिस वैल्यू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मतलब आप रुक गए, क्यू चार्ज दिया, तो उसकी वजह से पोटेंशियल इस स्फीयर का कितना होगा? दैट इज इट। पोटेंशियल का इक्वेशन है, आपको पता है, सेकेंड चैप्टर की शुरुआत हम कर चुके थे, उसमें देखा था। v हियर इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। के की जगह पे हमने 1/4πε0 लिखा है, ठीक है। सो हम क्या यहाँ पे इसके ऊपर इनफाइनाइट चार्ज दे सकते हैं? ये Q जो मैंने चार्ज लिखा है, सो Q कैन बी एनी नंबर ऑफ चार्ज। कैन यू गिव any number of charge to this? No. Remember, you can put only certain number of charges, because after certain number of charges, what happens? Because of the charges on this conductor, the electric field in the vicinity of this कंडक्टर बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसके आसपास आप देखोगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से, जो आप देखो मैंने इसको सन की तरह बना दिया है ना, ये सन नहीं है बट हाँ ये ऑलमोस्ट उसके जैसा ही हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये बाहर की डायरेक्शन में रहेगा सब, एंड वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज ऑफ मोर चार्ज देयर विल बी मोर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स से कि ऑलमोस्ट आप अगर 10⁶ वोल्ट पर मीटर जितना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर लिया। सी आई हैव यूज्ड अ वर्ड 10⁵ वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर कहाँ से आया? E इज इक्वल टू -dV/dr रिलेशन आपको पता है। सो 10⁶ वोल्ट पर मीटर जितना अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देते हो, तो ये इसके आसपास की, अपने आसपास की जो एयर है उस एयर को भी आयनाइज कर देगा। अब एयर आयनाइज हो जाएगी तो एयर मॉलिक्यूल्स थे उसके केटायंस एनायंस अलग हो जाएंगे, और वो जो नेगेटिव चार्जेस है वो इसके ऊपर आ सकते हैं, उस चार्ज को घटा सकते हैं इस कंडक्टर को, है ना। आपने जो चार्ज दिए थे वो चार्ज उस नेगेटिव आयंस के साथ कंबाइन होके ये आपका चार्ज आपका घट सकता है। दैट इज वाई यू कैन नॉट increase the number of charges beyond a certain limit, otherwise the ionization of the surrounding air में हैपन, और आपने जो कैपेसिटर को चार्ज किया था वो भी आपका कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। समझ में आया? ओके, ठीक है। तो हमने पोटेंशियल के बारे में बात की थी कि पोटेंशियल V हियर इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, ये हो गया। अब कैपेसिटेंस की डेफिनेशन आपको पता है, C हियर इज इक्वल टू क्यू बाई वी। सो Q के नीचे आप V को ले जाओ तो 4πε0r यहाँ पे बचता है, उसको दूसरी साइड ले जाओगे तो आपका ये इक्वेशन मिल गया 4πε0r, एंड वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू योर कैपेसिटेंस। तो आपको मिल गया कैपेसिटेंस एक स्फेरिकल कंडक्टर का। क्या कैपेसिटेंस आया? 4πε0r। तो r क्या है? r उसकी रेडियस है। तो इससे आप कह सकते हो कि कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेडियस r ऑफ द कंडक्टर। और आसपास कुछ है नहीं, सिर्फ वैक्यूम है, तो इसलिए ये ε0 है। अगर कोई मीडियम आ जाए तो उस मीडियम की प्रेजेंस में आप कैपेसिटेंस लिख सकते हो 4πε0r, ठीक है। And this epsilon is replaced by ε0 into εr, because you know it is the ratio. Epsilon by εr is known as the relative permittivity, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपका 4πε0r, it is valid for hollow as well as solid spherical conductors. डेफिनेशन हमने स्फेरिकल कंडक्टर की पढ़ ली। अब बात करते हैं इसके यूनिट्स की। क्या यूनिट होता है इसका? डेफिनेशन पढ़ोगे तो यूनिट आपको पता होना चाहिए। यूनिट्स देखते हैं क्या है यूनिट। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी।
तो Q आपका कूलम होता है चार्ज, पोटेंशियल वोल्ट हो गया, तो Coulomb by volt here is a farad. So in the honor of Michael Faraday was one of the greatest experimentalist. Okay, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फेराड. सो F इज इक्वल टू C बाई V. एक साइंटिस्ट को दूसरे से डिवाइड करो, आपको तीसरा मिल गया. 1 फेराड अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है. कितना बड़ा यूनिट है अभी हम देखते हैं. ये रहा सामने ही उसका एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है. ठीक है. सो 1 फेराड बड़ा यूनिट है. तो छोटे यूनिट्स हम जनरली प्रैक्टिस में देखते हैं. 1 माइक्रो फेराड, 1 मिली फेराड, 1 पिको फेराड, मिली 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁶, पिको 10⁻12. राइट. कभी भी जब आप नई क्वांटिटी पढ़ते हो फिजिक्स में, तो फर्स्ट यू नो इज द डेफिनेशन, नेक्स्ट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ इज द डायमेंशनल फॉर्मूला. डायमेंशनल फॉर्मूला नीट में जनरली इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है. सो डायमेंशनल फॉर्मूला कैपेसिटेंस का कैसे आएगा? Q बाई V. Q आपको करंट की डेफिनेशन से मिल जाएगा. Q इज इक्वल टू IT, दैट इज एम्पियर इनटू टाइम, एंड वर्क डन इज इक्वल टू V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो ये वर्क और ये यूनिट चार्ज आपने ऊपर ले लिया. सो Q 2 बार AT का स्क्वायर हो जाएगा. वर्क डन फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स mlt-1, डिस्टेंस L, इसका मतलब ml/t-2. बस फिर ऊपर नीचे करो. मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथ्स है, आप सब ये कर सकते हैं. यू ऑल आर स्मार्ट किड. ठीक है, ग्रेट. थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 1 फेराड अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है ना. तो 1 फेराड कितना बड़ा यूनिट है देखते हैं. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, अपने स्फेरिकल कंडक्टर अर्थ भी अपना एक स्फीयर मान के जाते हैं हम, तो रेडियस ढूंढते हैं कि भाई हमें कितनी रेडियस चाहिए, कितना बड़ा रेडियस चाहिए अर्थ का, जिससे हमें 1 फेराड कैपेसिटेंस उसका बना सके. ठीक है, लेट्स गो फॉर इट. सो रेडियस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू सी. ये ऊपर से ही इक्वेशन हमने डिराइव किया है. ये अपना इक्वेशन जो था कैपेसिटेंस का, यहीं से हमने ये इक्वेशन लिया है. R की वैल्यू आ गई 9 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि सॉरी R की वैल्यू नहीं है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर फेराडे इनवर्स. और कैपेसिटेंस तो हमको ऑलरेडी दिया ही हुआ है. कैपेसिटेंस कितना दिया है? 1 फेराड. वो वैल्यू यहाँ पे आपने सब्सटीट्यूट करने के बाद FF कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये F माइनस है तो नीचे चला जाएगा. तो ये F इस F के साथ कैंसिल हो गया. बचा क्या यहाँ से? सिर्फ मीटर. सो रेडियस है 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर. इसको मैंने किलोमीटर के फॉर्म में लिखा है. सो 9 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर, विच इज ऑलमोस्ट 1500 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ. Wow, that's amazingly big number. Aren't you worried? Obviously 1500 times the radius of earth. सिर्फ 1 फेराड कैपेसिटेंस में ये हालत हो गई, सोचो. सो 1 फेराड इज अ मॉन्स्ट्रस यूनिट. वो एक राक्षसी यूनिट है. सोचो, काफी बड़ा यूनिट है. सो इसीलिए प्रैक्टिस में हम जनरली छोटे यूनिट्स लेते हैं. 1 farad is a very bigger unit. That's why we will go for this kind of smaller unit, right? क्योंकि 1500 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, तो एक कंडक्टर के ऊपर इतने सारे चार्ज एकोमोडेट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना. ठीक है, इसको ध्यान से पढ़े, थोड़ा टाइम दे, इजी है, समझ आ जाएगा. सो आपने देखा उसमें कि कैपेसिटेंस है वो ज्योमेट्रिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. उसकी रेडियस है, उसके आसपास वैक्यूम है या कोई मीडियम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो इट डिपेंड्स ऑन द शेप्स एंड साइज एंड रिलेटिव पोजीशन या सेपरेशन ऑफ द टू कंडक्टर्स. आप कंडक्टर्स को कैसे रखते हो वो भी काफ़ी मायने रखता है. अकॉर्डिंगली उसका कैपेसिटेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है. फिर नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स. ये नेचर ऑफ मीडियम पे हमें काफ़ी डिस्कशन करना है इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. ठीक है, ओके. ऐसा यूनिट आपने देख लिया, फेराड इज इक्वल टू Q बाई V. अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो तो आप कर सकते हो. काफ़ी प्रैक्टिस की है अभी तक आप लोगों ने, हमने इसके ऊपर, कि 1 फेराड इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इफ 1 coulomb is the charge on it and the potential difference between them is 1 volt. ठीक है,
ग्रेट। सबसे कॉमन कौन सा कैपेसिटर होता है? सबसे कॉमन होता है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, दैट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इट्स वेरी कॉमन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि अब जो भी मैनिपुलेशंस करोगे, इसके बीच में कुछ इमर्स करोगे, इसके बीच में कंडक्टर डालोगे, डाइलेक्ट्रिक डालोगे, या कुछ भी पढ़ना है आपको कैपेसिटेंस से रिलेटेड, तो हमें इसी कैपेसिटर के साथ डील करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सच कंडक्टर्स। यू कैन सी यहाँ पे आपको दो प्लेट्स दी है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, उनके बीच में डिस्टेंस d है। पहली प्लेट आपकी इसको a या 1 कहो, ये दूसरी प्लेट है। प्लस प्लेट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, दूसरे के ऊपर माइनस सिग्मा। सिग्मा आपको पता है, इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस मतलब Q बाई A आ जाएगा। अगर मैं वॉल्यूम बोलता हूँ तो रो बाई वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। A is the area of each plate, D is the distance between them, and plus minus sigma is the surface charge density। दोनों के बीच में, दोनों के ऊपर चार्ज है प्लस सिग्मा एज वेल एज माइनस सिग्मा। ऑलरेडी हम गॉस लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन में पढ़ चुके हैं कि आउटर रीजन में, कैपेसिटर के दोनों साइड के आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होता है, दैट इज बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, वो होता है प्लस सिग्मा से माइनस सिग्मा की तरफ, प्लेट 1 से प्लेट 2 की तरफ। तो व्हाट इज द नेट फील्ड आउटसाइड? इट इज जीरो। Inside it is sigma by 2 epsilon 0, sigma by 2 epsilon 0, second application of Gauss law. So ultimately what you have here is sigma by epsilon 0, that is between the two plates of the capacitor from 1 to 2. इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन पता है, V इज इक्वल टू ई डी। जो रिलेशन पता है आपको, बहुत सारे रिलेशन पता है, कोई भी लिख दोगे यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के साथ पता है, वो भी लिख दोगे? नहीं, हमें ये देखना है कि कैपेसिटेंस का इक्वेशन क्या था। Q हियर is equal to CV, that is the equation of the capacitance। तो आपको जब भी कैपेसिटेंस के लिए डील कर रहे होंगे तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आप पोटेंशियल का इक्वेशन डिराइव करो, क्योंकि पोटेंशियल का इक्वेशन क्या है? V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। सो उसमें K आ जाएगा। K आ जाएगा तो क्या होगा? K को नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। Q आ गया ना, लेकिन सो Q बाई V इज इक्वल टू C। सो पोटेंशियल को इक्वेशन आपको डिराइव करना ही है। पोटेंशियल से आपको इजीली नेक्स्ट स्टेप कैपेसिटेंस हो जाएगा, ठीक है। सो कर लिया हमने। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू ई डी से आप ढूंढ सकते हो। ये कहाँ से आया? E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये आपने रिलेशनशिप पढ़ चुके हो। सो डी वी बाई डी आर। तो यहाँ पे ये V और dV को V लिख दिया, और जो dr डिस्टेंस है उसको d लिख चुके हो। V को सब्जेक्ट बना दोगे, ये d इस साइड ले जाओगे, सो V इज इक्वल टू ई डी लिख सकते हो। सिंपली मैं इसको वेद भी याद रखता हूँ, वेद। V इज इक्वल टू ई डी। डिस्टेंस के बदले कई बार हम L भी लेते हैं लेंथ के लिए, तो इसको वेल कर सकते हो। वेद, वेल, जैसे आपको याद रखना है, आप अपना तरीका भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। V इज इक्वल टू ई डी इक्वेशन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। अभी भी कुछ सब्सटीट्यूट करने जैसा है। D बाई एप्सिलॉन 0 में तो कुछ खास है नहीं, कुछ उम्मीद नहीं नजर आती है इनसे हमें। हाँ, सिग्मा में जरूर कुछ दिखाई दे रहा है। सिग्मा में कुछ हिडन है ना, है, क्यों नहीं है? क्या है? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। हो गया, Q आ गया। चलो फिर Q आ गया, V है अपने पास, Q बाई V कर लो तो क्या बचता है? यू ऑल नो what you are left with is epsilon 0a by d, and that's it. That is the equation of for the capacitance of the parallel plate capacitor. Got it? Very good. अब इस इक्वेशन का डाइसेक्शन कर लो। डोंट डू इट विद द डिसेक्शन बॉक्स, थोड़ा इसको वर्ड दिमाग पे जोर दे के करो। क्या होगा?
कि कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, epsilon 0 that is the permittivity and d that is the inversely proportional to distance. तो distance आप बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस घट जाता है, डिस्टेंस घटाते हो तो कैपेसिटेंस बढ़ता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को आप नज़दीक जितना रखते हो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट 1 से प्लेट 2 के ऊपर फोकस रहता है। अगर सेपरेशन बढ़ा देते हैं हम, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे इस तरह से कर्व्ड होने लगती है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट द एजेस दे गेट कर्व्ड, दे गेट बैंड, है ना। ये फिर इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से होती है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वो एकदम परफेक्टली यूनिफॉर्म है। So this banding of electric field line at the edges of the capacitor is known as the fringing. We will learn in this one or two other classes. So this banding of the electric field when the separation increases between the two plates is called fringing of electric field lines. Is that clear? तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, इसको अच्छे से पढ़ो, ये नोट्स लिखो और इसको रिवाइज करो, ठीक है। Thank you very much. Now take care and do study this.